सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा पीथमपुर में। पीथमपुर ये इंदौर के नजदीक है और इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो इस प्लांट का उद्घाटन किया है हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इस प्लांट में होगा क्या, यहाँ किसानों के लिए कृषि में काम आने वाले जो भी उपकरण होते हैं वो बनाए जाएंगे, जो भी मशीनरी होती है वो बनाई जाएगी। इसे महिंद्रा और स्वराज ब्रांड ने मिलकर के बनाया है। यहाँ किसानों को किफायती यानी कि सस्ता और सुलभ कृषि मशीनरी उपकरण प्राप्त होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा असम में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना? तो आंसर होगा बुरहानपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क? तो आंसर होगा जबलपुर। और आपसे पूछे कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहां पे बनेगा? आंसर होगा तेलंगाना में। और प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और अगर सिंपल आपसे प्रश्न पूछते कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अभी गुजरात का मोडेरा गांव ये भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बना है। और मध्य प्रदेश का मंडला जिला बना है भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। उसके अलावा याद रखना कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? केरल का कुंभलांगी गांव। अभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और अगर आपसे पूछे कि हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा जामताड़ा, ये झारखंड का है। और देश का पहला अमृत सरोवर कहां पे स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई गांव में। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए, इनको ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए। अभी हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, पहले तो ये याद रखो कौन कार्लोस अल्काराज इनका नाम है। ये मात्र 19 साल के हैं। और अभी एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। बाकी अगर एटीपी की बात करते हैं तो इसे 1972 में पुरुषों के पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों के लिए स्थापित किया गया था। ये दुनिया भर में पुरुष टेनिस खिलाड़ियों के लिए विभिन्न टूर्नामेंट का आयोजन करता है। इसका मुख्यालय आपको लंदन में मिलेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम खिताब ये किसके नाम है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के नाम है। 26 ग्रैंड स्लैम है। और सेरेना विलियम के नाम है, ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर है, 23 ग्रैंड स्लैम है। और राफेल नडाल के पास, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है, इनके नाम 22 ग्रैंड स्लैम है। अगर मान लो आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए कि T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन से बने? अभी अयान खान बने, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी अभी? तो आंसर हो जाएगा फिर आपका शेफाली वर्मा। और आपसे पूछा जाए कि देश के सबसे युवा स्पीकर अभी कौन बने? तो आंसर होगा राहुल नॉर्वेकर, ये महाराष्ट्र से हैं। अभी 17वीं लोकसभा में अभी सबसे युवा सांसद कौन बनी थी? चंद्रानी मुर्मू बनी थी। 25 वर्ष इनकी आयु है, ये उड़ीसा से है। और उड़ीसा से ही आपकी द्रौपदी मुर्मू भी है जो प्रेसिडेंट बनी है, भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट। और ये किस राज्य की पहली महिला गवर्नर रह चुकी है ये पूछेंगे तो झारखंड की। अच्छा, आपको बताए साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, वन ओपन और यूएस ओपन। तो एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि किस ग्रैंड स्लैम में मेन सिंगल टाइटल या वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता।
तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की पहले बात करें तो उसमें मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता है, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है। वुमेन सिंगल टाइटल जीता एशले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और अभी ये संन्यास ले चुकी हैं। फिर फ्रेंच ओपन हम लोगों ने देखा, जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। इसमें मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने ही जीता है, जो स्पेन के है, और राफेल नडाल को याद रखना किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और वुमेन सिंगल टाइटल ईगा स्विटेक ने जीता है, ये पोलैंड की है। उसके बाद हुआ विंबलडन ओपन, इसमें पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, और वुमेन सिंगल टाइटल एलिना रिबाकिना ने जीता है, वो कजाकिस्तान से है। और लास्ट में यूएस ओपन होता है, उसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के हैं, और वुमेन सिंगल जीता है ईगा स्विटेक ने, जो पोलैंड से है। और अगर आपसे स्टैटिक पूछ ले कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो बड़ा आसान है, पहला और आखिरी वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी नवंबर 2022 में कारतूस साहब अ सोल्जर स्टोरी ऑफ रेजिलियंस इन एडवर्सिटी नाम की बुक को किसने लिखा है? इयान कार्डोजो ने। तो युद्ध के मैदान में अपना ही पैर काटने वाले मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने अपनी एक नई बुक अभी लॉन्च कर दी है, और इस बुक का नाम है कारतूस साहब अ सोल्जर स्टोरी ऑफ रेजिलियंस इन एडवर्सिटी। वे भारतीय सेना के पहले युद्ध विकलांग अधिकारी थे, जिन्होंने एक बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभाली थी। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप जानते हो, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्लेयर शेन वॉटसन ने अभी बुक लिखी है विनिंग द इनर बैटल नाम से। और एक फ्रांसीसी लेखक हैं रेने नाबा, अभी इन्होंने एक बुक लिखी है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। हरदीप सिंह पुरी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ये पेट्रोलियम मंत्री हैं, अभी एक बुक लिखी है इन्होंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। डॉक्टर बिमल जालान की बात करेंगे, पूर्व आरबीआई गवर्नर है, इस साल 2 बुकें लिखी है इन्होंने। पहली लिखी थी द इंडिया स्टोरी, और अभी दूसरी लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस। और बॉब डायलन, अभी कौन सी बुक लिखी इन्होंने? द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। शशि थरूर है कांग्रेस के नेता, अभी इन्होंने कहा ये अंबेडकर जी के ऊपर एक बुक लिखेंगे, उसका नाम है अंबेडकर अ लाइफ। और पीसी बाला सुब्रमण्यम रजनी मंत्र नाम से बुक लिखी। उसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम के जो पूर्व कोच रहे सोजर्ड मारिजन, अभी विल पावर नाम से बुक लिखी उन्होंने। और सूबेदार मेजर यादव की बात करेंगे, द हीरो ऑफ टाइगर हिल नाम से बुक लिखी है इन्होंने। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का भी हमने यहाँ पे रिवीजन किया, ये आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी नवंबर 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जयपुर में। तो डॉक्टर BR अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, इसका शिलान्यास कहाँ पे किया गया? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। जयपुर में एक स्थान है बगरू, वहां पे। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इसका शिलान्यास किया। अच्छा, BR अंबेडकर से आपको याद आएगा करंट अफेयर्स के 2 प्रश्न। एक तो शशि थरूर ने इनके ऊपर एक बुक लिखने की बात कही है, बुक का नाम होगा अंबेडकर अ लाइफ। और इनकी एक स्टेचू बनी है, जिसे स्टेचू ऑफ नॉलेज कहते हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट ऊंची वो स्टेचू है। और तेलंगाना ने अपने सचिवालय का नाम BR अंबेडकर के नाम पे रखा है, ये भी याद रखो। और आपको याद है, संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर BR अंबेडकर को। कब? 29 अगस्त 1947 को। और इस समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और अध्यक्ष को हटाकर के सदस्य पूछेंगे तो 6 हो जाएंगे। प्रश्न पे ध्यान देना बस आप थोड़ा सा कि क्या पूछ रहा है वो। और यहां से एक और प्रश्न बनता है कि पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता, ये किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के बीच। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कब हुआ था? 1932 में। और कहां पे हुआ था? पुणे की यरवदा जेल में। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पूना पैक्ट का संबंध किससे था? तो आंसर होगा पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से इसका संबंध था। और BR अंबेडकर ने किससे संविधान की आत्मा कहा? आर्टिकल 32 को। और बात यहाँ पे जयपुर की है तो आपको याद आएगा कि भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये जयपुर में ही बनेगा। और देश का पहला कोचिंग हब ये कहाँ पे स्थापित होगा? जयपुर में ही। देश का सबसे ऊंचा OPD टावर कहाँ पे बना? जयपुर में ही।
और राजस्थान सरकार ने फ्री में कोचिंग देने के लिए एक योजना शुरू की थी, उसका नाम है अनुप्रीति योजना। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश ने अभ्युदय योजना शुरू की थी और झारखंड ने सारथी योजना शुरू की थी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी 14 से लेकर 25 नवंबर 2022 तक किस देश में साइट्स कोप 19 की बैठक आयोजित की जा रही है? तो आंसर होगा पनामा। आपको बताया अभी जलवायु परिवर्तन का कोप 27 का आयोजन ये कहां पे हुआ? मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं CITES की। ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी कि जीव जंतु की। और इसका उद्देश्य क्या है? जो भी संकटग्रस्त जीव जंतु हैं उनकी अवैध तस्करी को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना होती है 1975 में। और याद रखना, इसकी स्थापना के एक साल बाद ही, यानी कि 1976 में ही भारत इसमें शामिल हो गया था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसी का दूसरा नाम या इसी को कहा जाता है वह विश्व वन्य जीव सम्मेलन। और इसके सदस्य देशों की अभी 19वीं बैठक यानी कि कोप 19 का आयोजन हुआ पनामा में। तो इतना आप याद रखना। लेकिन अगर हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की जो पहली बैठक है कोप 1, उसका आयोजन हुआ था बर्लिन में 1995 में। अच्छा, एक रेड डेटा बुक होती है और इस बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है। कौन जारी करता है इस बुक को? IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। IUCN की स्थापना होती है 1948 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। तो ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो आंसर होगा फ्रीजियन कैप। एक्चुअली में जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी उस समय आजादी का प्रतीक थी ये कैप। मतलब इस टोपी को जिसने भी पहना था वे सभी आजादी के समर्थक थे, इसीलिए इस कैप को लिबर्टी कैप भी कहते हैं। ये लाल रंग की टोपी है। और अभी पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 में जो होंगे उसका शुभंकर, उसका मैस्कॉट यही है, फ्रिजियन कैप। और कहाँ पे होंगे 2024 के ओलंपिक पैरालंपिक? पेरिस, फ्रांस में होंगे। और याद रखना, ये समर ओलंपिक है। और कौन से नंबर के हैं ये ओलंपिक? ये 33वां संस्करण है। और पैरालंपिक की बात करोगे तो ये 17वां संस्करण है। इससे पहले जो ओलंपिक है 32वां संस्करण, समर ओलंपिक जो 32वां था, कौन सा था? टोक्यो ओलंपिक 2020, जिसका शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। और पैरालंपिक का शुभंकर था सोमाइती। उसके बाद आपको बताए 2022 में बीजिंग ओलंपिक हुए जो कि समर ओलंपिक थे, उसका शुभंकर था बिंग ड्वेन ड्वेन। और पैरालंपिक का शुभंकर था स्वेन रॉन रॉन। और टोक्यो ओलंपिक में बात करोगे तो टॉप पे अमेरिका था, भारत 48 स्थान पे था। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते थे। वहीं टोक्यो पैरालंपिक की बात करेंगे तो चाइना टॉप पे था, भारत 24 नंबर पे था। भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे। वहीं बीजिंग ओलंपिक की बात करेंगे तो टॉप पे नॉर्वे था और भारत ने कोई मेडल नहीं जीता था। वैसे देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो स्थापना होती है 23 जून 1894 को, इसलिए ओलंपिक डे आप 23 जून को मनाते हो। हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में हो गया और उसके अध्यक्ष है थॉमस बाक। आपको बताया अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में, कहाँ पे? बर्मिंघम यूके में। और ये इसका 22वां ही संस्करण था जिसका शुभंकर था पेरी द बुल। और इसमें टॉप पे ऑस्ट्रेलिया रहा, भारत चौथे स्थान पे रहा। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, उसमें से 22 गोल्ड है। उसके अलावा याद होगा 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था, अभी पहली बार भारत में हुआ था। ये कहाँ पे? चेन्नई में हुआ। उसका शुभंकर क्या था? थम्बी। और उसमें टॉप पे रहा था उज्बेकिस्तान। अभी 36 नंबर के राष्ट्र खेल नेशनल गेम हुए थे गुजरात में, उसका शुभंकर था सवज, मतलब होता है शावक। और अगले साल जो नेशनल गेम्स होंगे 37th, वो कहाँ पे होंगे? गोवा में। बाकी अभी अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप हुए थे, कहाँ पे? भारत में। उसका शुभंकर था ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। इसमें टॉप पे थी स्पेन की टीम और इसने किसको हराया, यानी कि उप विजेता कौन सी टीम है? कोलंबिया है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि 2024 वाले जो ये ओलंपिक है ये कहाँ पे होंगे? पेरिस, फ्रांस में होंगे। 2026 वाले कहाँ पे होंगे? और ये 26 वाले विंटर ओलंपिक है, ये होंगे इटली में। फिर 2028 वाले
जो कि समर ओलंपिक है वो अमेरिका में होंगे, और 2032 वाले कहाँ पे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो ये भी आप ध्यान रखना पॉइंट्स। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 नवंबर को। तो हर साल 19 नवंबर को विश्व भर में वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? ऐसे लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जिनके पास आज के जमाने में भी सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय नहीं है, और वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्रवाई शुरू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। थीम क्या है? लेट्स मेक द इनविजिबल विजिबल, यानी कि आइए अदृश्य को दृश्य बना है। चलो एक बार नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज को भी रिवाइज करें। 1 नवंबर को वर्ल्ड वैगन डे मनाया, 3 नवंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और उड़ीसा ने बाजरा दिवस मनाया, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, और 12 नवंबर को ही लोक प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज डे, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया, और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस भी होता है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया, नेशनल एपिलेप्सी डे। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी होता है इस दिन, और 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे के रूप में मनाया। तो नवंबर के ये इंपॉर्टेंट डेज है, ये आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है? तो आंसर होगा विक्रम एस। तो भारत का पहला निजी रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस, एस मतलब हो गया सब ऑर्बिटल। इसे भी 18 नवंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, और इस मिशन का नाम क्या रखा? प्रारंभ। ये जो विक्रम एस है, इसको किस कंपनी ने बनाया है? स्काई रूट एरोस्पेस नाम की कंपनी ने बनाया है, और ये भारत की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में। इस कंपनी की बात करें, इसकी स्थापना होती है जून 2018 में। इसे 2 लोगों ने मिलकर बनाया था इस कंपनी को। एक का नाम है पवन कुमार चंदना और दूसरे है नागा भरत डका, और इस रॉकेट का नाम इन्होंने क्या रखा? विक्रम एस। यहाँ पे विक्रम जो है ये नाम विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। और वैसे अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो पिछले साल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि स्काई रूट ने ही भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को बनाया था। याद आया आपको? चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। अभी हमारे जो रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कौन? नितिन गडकरी। इन्होंने कहां पर भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र प्लांट का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा नागपुर में। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और मुकेश अंबानी की कंपनी देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पे बनाएगी? चेन्नई में। और इसरो का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? LVM-3, जिसने अभी वन वेब कंपनी के 36 सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित किया था। और चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च होने की घोषणा हुई है? तो आंसर होगा अगस्त 2023 में हो सकता है। अभी मिशन डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पे हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। और देखो इसरो की बात करते हैं, मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में। इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? एस सोमनाथ है, नए हैं ये। और इसका मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। इसरो के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो आंसर होगा लांस नायक मंजू। तो लांस नायक मंजू ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बन गई है। इन्होंने जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है उससे 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। नाम याद रखना, लांस नायक मंजू। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। एक तो अभी इसी साल अगस्त महीने की बात है कि उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वुमेन एयर क्रू ने इतिहास रचा था? तो आंसर होगा भारत। और कौन सा विमान था? डॉर्नियर विमान था, और उसमें कमांडर कौन थी? आंचल शर्मा थी। आप जानते हो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? अभिलाषा बराक। और भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी थी?
वी ओलेटी। अच्छा, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। और अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? शिरीषा बांदला। पहली थी कल्पना चावला, दूसरी थी सुनीता विलियम्स। अभी अटलांटिक महासागर के ऊपर अकेली उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो आंसर होगा आरोही पंडित। और अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ पोल को क्रॉस करने वाला इकलौता वुमेन का क्रू था जिसको लीड किसने किया था? जोया अग्रवाल ने। बाकी अपॉइंटमेंट्स कुछ रिसेंटली जो हुए उनकी बात करें तो जैसे अभी लेखा महानियंत्रक कौन बनी? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो भारती दास बनी। और अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए अभी चुना गया किसे? जो 52वें नंबर का है, आशा पारेख को। अभी CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के युवा जलवायु चैंपियन बनी है कौन? प्राजक्ता कौली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे, ध्यान रखना इनको बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी नवंबर 2022 में किसने अंटिल वी मीट अगेन नाम की बुक को लिखा है? गौतम बोरा ने। तो लेखक हैं गौतम बोरा जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है अंटिल वी मीट अगेन। इस बुक को अभी लॉन्च किया किसने? जो हमारे लेखक हैं रस्किन बॉन्ड ने। बाकी आप जानते हो डॉक्टर श्रीराम चोलिया क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नाम की बुक लिखी है। रशीद किदवई लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स नाम की बुक इन्होंने लिखी है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अमर सिंह को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी स्टैटिक वाली जो सीरीज हमने स्टार्ट की है और जनरल साइंस है, उनके भी क्वेश्चंस आपको आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वहाँ पे एक बार शेयर ज़रूर कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।